कहते हैं मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत होती है भरोसे की। और सबसे बड़ी तबाही भी वहीं से शुरू होती है जब वही भरोसा टूटा हुआ मिलता है। आज की ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसमें प्यार था, लेकिन शक ने उसे जहर की तरह धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये कहानी है नैना साहनी और सुशील शर्मा की। एक ऐसी शादी की जो बाहर से तो चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ चुकी थी। सुशील शर्मा एक नौजवान तेज तर्रार नेता। यूथ कांग्रेस में उसका नाम था, दिल्ली की सियासत में उसका असर था। कॉलेज टाइम से ही उसमें वो सब था जो एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए। चालाकी, आत्मविश्वास और एक करिश्मा जो भीड़ को उसकी तरफ खींच लाता था। लेकिन उस तेज इंसान के पीछे एक गहरा, गूढ़ और शायद बहुत ही असुरक्षित दिल भी छिपा था। और फिर आती है नैना साहनी, खूबसूरत, होशियार और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की। नैना भी पॉलिटिक्स में थी, पर वो भीड़ से अलग सोचती थी। उसके पास वो नरमी थी जो दिल को छू जाए, और वो अक्ल भी जो भीड़ को समझ जाए। नैना की खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं थी, उसकी बातों में, उसकी चाल में, उसकी सोच में कुछ ऐसा था जो सुशील को उसकी तरफ खींच लाया। उन दोनों की मुलाकात यूथ कांग्रेस के एक इवेंट में हुई थी। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकातें बढ़ीं, बातचीत गहरी होती गई, और फिर एक दिन सुशील ने नैना से शादी के लिए पूछा। नैना ने कुछ वक्त मांगा और फिर हां कर दी। ये एक ऐसी शादी थी जो बाहर से सजी हुई थी। पॉलिटिकल गलियारों में इसे पावर कपल कहा जाने लगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहां तक नहीं थी। इस रिश्ते के अंदर कुछ दरारें थीं जो वक्त के साथ गहरी होती गईं। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक था। दोनों के पास नाम था, काम था और सपने भी। लेकिन सुशील की फितरत में कहीं ना कहीं एक डर बैठा था, खो देने का डर। नैना आजाद ख्यालों वाली थी। वो अपने दोस्तों से मिलती थी, कॉलेज के फ्रेंड्स से बात करती थी, अपने करियर को भी तवज्जो देती थी। लेकिन सुशील को ये आजादी कुछ और लगती थी। उसे लगता था नैना उससे दूर जा रही है, और यहीं से उस रिश्ते में शक का जहर घुलना शुरू हुआ। सुशील का शक बढ़ता गया। वो नैना के फोन चेक करने लगा, उसके आने जाने पर सवाल उठाने लगा। नैना ने कई बार समझाने की कोशिश की कि दोस्ती और वफादारी दो अलग चीजें हैं, लेकिन सुशील को वो बात कभी समझ नहीं आई, या शायद उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। एक नाम बार बार सुशील के कानों में गूंजता रहता था, एम माथुर। नैना का कॉलेज फ्रेंड, एक पुराना दोस्त जिससे उसकी कभी गहरी दोस्ती थी। सुशील को लगता था कि नैना और मथुर का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, और ये शक अब उसका जुनून बन चुका था। वो हर वक्त यही सोचता था, क्या नैना उसे धोखा दे रही है? धीरे धीरे वो प्यार जो कभी आंखों में चमक बन के उतरता था, अब आंखों में सवाल बनकर तैरता था। नैना थकने लगी थी। एक ऐसे आदमी से जो हर दिन उसे कटघरे में खड़ा करता था, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। और सुशील, वो पागलपन की हद तक जा चुका था। वो चाहता था नैना सिर्फ उसकी हो, उसकी दुनिया में, उसकी सोच में, उसकी कैद में। और जब मोहब्बत कैद में बदल जाती है, तब वो मोहब्बत नहीं रहती, वो जुनून बन जाती है। और जुनून जब आग पकड़ता है तो वो सब कुछ जला देता है। फिर आई वो रात, 2 जुलाई 1995। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी, और सुशील के दिल में एक और आग धधक रही थी। रात करीब 9 बजे नैना अपने फ्लैट में अकेली थी। सुशील अचानक घर पहुंचा, गुस्से में बुझे चेहरे के साथ, हाथ में एक छोटा रिवॉल्वर लिए हुए। उसने कुछ नहीं कहा, बस नैना की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, क्या सच में सिर्फ दोस्ती थी तुम दोनों के बीच? नैना कुछ कह पाती, इससे पहले ही ढाया एक गोली उसकी कनपटी से पार हो गई। एक पल में सब खत्म, प्यार, रिश्ता और जिंदगी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। उसके बाद जो हुआ वो एक इंसान की सोच के सबसे काले कोने का आईना था। नैना जमीन पर गिर चुकी थी, खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था, और कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर चुकी थी। सुशील कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने क्या कर दिया। उसका चेहरा भाव शून्य था, आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि अब क्या करना है। उसी ठंडेपन में उसने नैना की नब्ज चेक की, फिर दीवार की तरफ मुड़ा और बहुत ही सधे हुए कदमों से किचन की तरफ चला गया। वो तौलिया लाया, प्लास्टिक की शीट लाया और नैना की लाश को लपेटने लगा।
ये कोई अचानक किया गया काम नहीं लग रहा था। ये जैसे एक प्लान का हिस्सा था, एक ऐसा प्लान जो उसने ना जाने कितनी बार अपने दिमाग में रिहर्स किया होगा। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ लाश छिपाने से काम नहीं चलेगा। लाश को खत्म करना होगा, ऐसा कि कोई पहचान ही ना सके। दिल्ली के उस पुराने सरकारी फ्लैट से वो नैना की लाश को एक ब्लू मारुति कार में रखकर निकला। रात हो चुकी थी, सड़कों पर भीड़ कम थी और सुशील के चेहरे पर एक सख्त चुप्पी। गाड़ी सीधे जा रही थी कनॉट प्लेस की तरफ, जहां एक फेमस होटल था, बघिया रेस्टोरेंट। ये वही जगह थी जहां सुशील का एक जानकार काम करता था और जहां एक बड़ी सी मिट्टी की तंदूर ओवन मौजूद थी। तंदूर एक साधारण सी चीज जिसे हम रोटियां सेंकने के लिए जानते हैं, पर उस रात वो एक इंसान की लाश का अंतिम अड्डा बन गया। सुशील होटल के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल हुआ। उस वक्त होटल बंद हो चुका था, स्टाफ निकल चुका था, लेकिन सुशील के पास चाबी थी। उसने तंदूर को खोला, लकड़ियां डालीं, केरोसिन छिड़का और आग जलाई। जब तंदूर पूरी तरह सुलगने लगा, तब उसने नैना की लाश को उस भट्टी के अंदर डाल दिया। आग भड़क उठी, लपटें तेज हो गईं और सुशील कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए। उसके चेहरे पर ना पछतावा था, ना अफसोस, बस एक ठंडा सन्नाटा। लेकिन लाश जलाना कोई आसान काम नहीं होता। इंसानी शरीर में 60% से ज्यादा पानी होता है और हड्डियां इतनी आसानी से नहीं गलती। सुशील को यह बात पता नहीं थी, या फिर उसने सोचा था कि तेज आग सब खत्म कर देगी, पर तंदूर की भट्टी से उठता धुआं होटल के आसपास फैलने लगा था। कुछ लोगों को शक हुआ और पुलिस को कॉल कर दिया गया। जब पुलिस पहुंची तो सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तंदूर से तेज बदबू आ रही थी और उसके अंदर इंसानी हड्डियों के टुकड़े और अधजली मांस के लोथड़े दिखाई दे रहे थे। होटल के मैनेजर से पूछताछ की गई और जल्द ही सुशील शर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने सुशील को ट्रेस किया और जब वो पकड़ा गया तो पहले तो उसने कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट की बात आई तब जाकर सब कुछ साफ हुआ। पहली बार भारत में किसी हत्या के केस में डीएनए फॉरेंसिक टेस्ट का इस्तेमाल हुआ था और उस टेस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि जो हड्डियां तंदूर से मिली थीं वो नैना साहनी की ही थीं। कोर्ट में यह केस पूरी दिल्ली की नजरों के सामने चला। सुशील शर्मा के चेहरे से मासूमियत का हर पर्दा हट चुका था। उसका वकील कहता रहा कि यह एक गुस्से में उठाया गया कदम था, लेकिन जज ने कहा यह एक सोचा समझा, योजनाबद्ध और बेहद क्रूर मर्डर है। सुशील को पहले मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन सवाल यह नहीं था कि उसे कितनी सजा मिली। सवाल यह था कि किसी इंसान का प्यार कब इतनी नफरत में बदल सकता है। एक इंसान अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश को तंदूर में जला सकता है, यह सोचना ही रूह कंपा देता है। नैना अब नहीं थी, लेकिन उसका नाम उस केस में अमर हो गया, तंदूर मर्डर केस। और इस केस ने देश की न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा दी। डीएनए जांच की शुरुआत, फॉरेंसिक सबूतों की अहमियत और सबसे बड़ी बात, ये यकीन कि चाहे हत्यारा कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच एक न एक दिन सामने आता ही है। और शायद आज भी जब दिल्ली की गर्म रातों में तंदूर से धुआं उठता है, किसी को ना किसी पल उस जलती हुई लाश की याद जरूर आ जाती होगी, और उस चीख की भी जो कभी बाहर नहीं आ सकी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं थी, ये कहानी थी एक आदमी के अंदर पनपती हुई असुरक्षा की, एक औरत की आजादी की कीमत की, और उस प्यार की जो कब जुनून बन गया किसी को पता ही नहीं चला। कोर्टरूम की दीवारों ने उस दिन जो सुना, शायद कानून की किताबों में दर्ज हर पन्ना भी उतना बोझ नहीं सह सकता। सामने था सुशील शर्मा, सफेद कुर्ता, थके हुए चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आंखों में पछतावे का कतरा तक नहीं। दूसरी तरफ नैना के माता पिता, जो आज भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी किसी का शक बनकर तंदूर में जलाई जा चुकी है। जज ने जब सुशील से पूछा, क्या आपको इस जुर्म का अफसोस है, जरेनिया की एक नजर उठाकर देखा और सर झुका लिया। वो खामोशी किसी कबूलनामे से भी ज्यादा तेज चुभी और कोर्टरूम में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पेश हुई। वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हड्डियां और अधजला मांस तंदूर से मिला था वो नैना साहनी की ही थी। टेक्नोलॉजी ने वहां वो कर दिखाया जो चश्मदीद नहीं कर पाए। पहली बार भारत में किसी हत्या के केस में डीएनए साक्ष्य को निर्णायक माना गया था। ये एक क्रांतिकारी मोड़ था, और इस मोड़ पर सिर्फ कानून नहीं, मीडिया भी झुक गया था। टीवी चैनल्स की सुर्खियों में अब तंदूर मर्डर था। एक हाई प्रोफाइल कांग्रेस नेता
उसकी पत्नी की हत्या और एक रेस्टोरेंट की भट्टी में जलता हुआ इश्क। रिपोर्टर गली गली जाकर नैना की तस्वीरें दिखा रहे थे। लोग टीवी स्क्रीन से चिपके रहते थे और अखबारों की हेडलाइंस हर सुबह और भी डरावनी हो जाती थीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान के हिस्से में आया जिसने नैना की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, डॉक्टर टी.डी. डोगरा। जब उन्होंने पहली रिपोर्ट को देखा तो पाया कि गोली लगने का जिक्र ही नहीं था। कैसे संभव है कि किसी की खोपड़ी में बुलेट हो और वो मिस हो जाए? बस यहीं से शुरू हुई नैना को न्याय दिलाने की दूसरी लड़ाई। डोगरा ने खुद उस जली हुई लाश का विश्लेषण किया, हड्डियों से गोली के टुकड़े खोजे और फॉरेंसिक से यह साबित किया कि नैना को जलाने से पहले गोली मारी गई थी। यही सबसे बड़ा मोड़ था। यही वो टर्निंग पॉइंट बना जहां से सुशील शर्मा की साजिश टुकड़ों में बिखरने लगी। पुलिस और मीडिया की संयुक्त पड़ताल ने उसे नंगा कर दिया। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी लोकेशन, होटल के सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर, सब कुछ कोर्ट में रखा गया और हर सबूत एक ही बात चिल्ला रहा था, उसने अपनी बीवी को मारा और उसे राख बना देने की कोशिश की। लेकिन लोगों के मन में अब भी सवाल थे, क्या सुशील अकेला था? क्या रेस्टोरेंट का स्टाफ बेखबर था? क्या कोई और भी इस राज का गवाह बना था? बहुत से लोग मानते हैं कि इस केस की तह में अभी भी कुछ परतें ऐसी हैं जो कभी सामने नहीं आई। लेकिन एक सच जो सबको पता चल गया था वो ये कि प्यार जब जिद बन जाए तो उसका अंजाम इंसानी खाल तक जला सकता है। आज जब हम किसी केस का फॉरेंसिक रिपोर्ट या डीएनए टेस्ट की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसकी शुरुआत एक ऐसे केस से हुई थी जिसमें एक औरत की लाश तंदूर में बदली गई थी। नैना आज नहीं है, लेकिन हर बार जब हम किसी अपराध के लिए सबूतों की तलाश करते हैं, जब कोई जज डीएनए रिपोर्ट पर फैसला सुनाता है, जब किसी डॉक्टर की रिपोर्ट किसी के गुनाह को उजागर करती है, तो नैना की आत्मा कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, मैं राख बन गई मगर मेरे सच ने आग जलाई, जो अब हर अदालत की रोशनी बन चुका है। डॉक्टर डोगरा के खुलासों के बाद केस में एक और नाम उभर कर सामने आया, मल्होत्रा। मित्तल मल्होत्रा, नैना का कॉलेज का सबसे पुराना दोस्त, जिसकी वजह से सुशील का शक हवा में तैरने लगा था। कोर्ट के वकील ने पूछा, मल्होत्रा को इस केस में क्या रोल था? मल्होत्रा ने कागजों में दस्तक देते हुए बयान दिया कि उसने नैना से कई बार देखा था, किताबी चर्चा, भविष्य की योजनाएं, पर कभी कोई रोमांटिक इशारा नहीं। उसका साफ कहना था, हम दोस्त थे, बस दोस्त। नैना की बातें महत्वाकांक्षी थीं, वो बड़ी बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी सुशील से दूरी नहीं बनाई। सुशील के वकील ने मल्होत्रा को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि शायद वही नैना को बिगाड़ने आया करता था। लेकिन जब मल्होत्रा ने अपने फोन रिकॉर्ड, मिलने जुलने की टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज पेश किए तो पता चला कि मामले की रात वह दिल्ली से बाहर था और उसने नैना से आखिरी बार 2 दिन पहले मुलाकात की थी। इस गवाह ने सुशील की उस मानसिकता को बेनकाब किया जिसने बिना किसी ठोस वजह के रिश्ते में दरार डाल दी थी। मल्होत्रा का बयान कोर्ट में यूं गूंजा, मैंने कभी नैना को किसी और के साथ जाते नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी सुशील के साथ जीने का फैसला किया था। मल्होत्रा की सच्चाई ने सुशील की आखिरी चाल को नाकाम कर दिया। उसके शक को आधार ही न रहा और इसी मोड़ पर जज ने कहा, जब रिश्तों में भरोसा न हो तो गवाह भी बच नहीं पाते और जब सच सामने होता है शतक से भी तेज कटती है। मल्होत्रा के बयान ने कोर्टरूम में वो दरार पैदा कर दी जिसके जरिए सच की रोशनी भीतर तक फैल गई। अब सुशील के पास बचने को ना कोई सूरत थी ना कोई बहाना। जज ने सबूतों को निहारा, मल्होत्रा की पुष्टि सुनी और फिर ठहर कर बोला, यह मामला इश्क का नहीं, शक का है और शक की आग में इंसानियत जलती है। फैसला आते ही सुशील शर्मा की दुनिया चीत्कार कर उखड़ी। उसे उम्र कैद की सजा याफ्ता सुनाई गई, साथ में 10 साल तक पैरोल नहीं मिलने की शर्त। जब गेजेट में छपा वर्डिक्ट तो उसके ऊपर लिखा था, प्यार ने जब शक को जन्म दिया, शक ने इंसानियत का कत्ल किया। नैना की मां ने अदालत के बाहर कहा, हमारी बेटी को न्याय मिला पर वो लौट कर नहीं आएगी। हमें बस ये जानकर सांत्वना है कि उसकी मौत ने कानूनी इतिहास में एक मोड़ ला दिया। मल्होत्रा खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखों में बस ये दर्द था कि दोस्ती को भी शक ने मौत के मुंह में धकेल दिया। दिल्ली की गलियां फिर से सामान्य हो गईं, लेकिन पहाड़गंज की उस तंग सड़क पर जहां कभी तंदूर की आग ने इंसानी लाश को रोशन किया था,
अब एक सादा सा शापठा तालाब बना है नैना साहनी की याद में। हर शाम जब लालटेन की झिलमिलाहट में लोग लौटते हैं, कोई उस तालाब की ओर नजरें उठाता है, मानो कह रहा हो, यही जगह है जहां भरोसे ने आखिरी सांस ली थी। और इसी याद के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एक कहानी जो बताती है कि प्यार के साथ साथ भरोसा भी निभाना होता है, वरना शक की आग में सब कुछ जल जाता है। तुमने सुनी ये दास्तान तांडोर मर्डर केस की, जहां एक आग ने रिश्तों को राख कर दिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, एक नई खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि हमारे चैनल क्रिम्सन्स मिस्टीरियस पर सच ही सबसे बड़ा आतंक है।